हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स। क्लास 12 फिजिक्स हमने पीछे पढ़ रखा था, कूलॉम लॉ वगैरह वगैरह। तो इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स पढ़ा था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। तो अभी तक यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उसको देख के आइए। आज हम शुरू करने वाले हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज की हमारी टॉपिक क्या होगी? फ्लक्स। आज की टॉपिक हमारी है फ्लक्स। होता क्या है इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आपके सामने आज एक नई चीज मिलने वाली है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारे नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके और उसका फायदा पहले आप उठाएं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। हमने आपसे अभी भी कहा आज हम शुरू करेंगे आपके लिए एक बेहद नया चीज, बेहद नया होगा आपके लिए। उसका नाम है एरिया वेक्टर। उसका नाम क्या है? एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। आज तक आपने अपने इतने लाइफ में नहीं सुना होगा कि क्षेत्रफल भी एक सदिश क्वांटिटी है। नहीं सुना था ना? कहां से सुना होगा? आज तक तो कोई बताया ही नहीं कि क्षेत्रफल सदिश होता है। तो हाँ, क्षेत्रफल अदिश भी होता है, लेकिन भौतिकी में हम इस टॉपिक को पढ़ने के लिए क्षेत्रफल को सदिश ही कहेंगे। क्षेत्रफल एक सदिश क्वांटिटी है फ्लक्स के लिए। तो भौतिकी में आप कोई अदिश कहता है तब भी नहीं गलत है, सदिश कहता है तब भी नहीं गलत है। यहां से डिफाइन करेगा सदिश वाला। तो अब कहोगे सर दिखाओ कैसे होता है? तो क्षेत्रफल सदिश क्वांटिटी आपको मैं दिखाता हूं कैसे होता है। सदिश के लिए हमको क्या चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण चाहिए, और उसके साथ साथ एक हमको डायरेक्शन चाहिए, यानी कि दिशा भी चाहिए आपको। क्षेत्रफल को सदिश दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो भी होती है वह अपने अंदर मैग्नीट्यूड को भी इंक्लूड करती है और डायरेक्शन को भी इंक्लूड करती है। चलिए, तो आप कहोगे सर इसको समझाओ। तो आपको अब दिखाते हैं। दिखाने से पहले आपको परिभाषा बता दें इनकी। परिभाषा अगर आप समझ गए तो आप बहुत आराम से फिगर भी समझ जाओगे। तो हम कहेंगे किसी समतल के लिए सदिश क्षेत्रफल वह सदिश है जो उस समतल के परिमाण के बराबर, उस समतल के क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर तथा दिशा क्षेत्र समतल के लंबवत होती है, तथा दिशा समतल के लंबवत होती है। तो आप इसको अपने नोट पर मेंटेन करिएगा। किसी समतल के लिए सदिश क्षेत्रफल वह सदिश है जो उस समतल के क्षेत्रफल के परिमाण के बराबर तथा दिशा समतल के लंबवत होती है। तो कहोगे सर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो चलिए पल्ले पढ़ाते हैं आपसे। मान लीजिए यह कोई हमारे पास बॉक्स है। बॉक्स क्या है? मान लो कोई स्क्वायर है, ठीक है ना? एक कोई हमारे पास स्क्वायर है, इसका नाम है ABCD, मतलब वर्ग। भुजाएं इनकी ए और ए हैं, ठीक है ना? तो अब देखो जरा, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ये एक 2D सरफेस है। 2D सरफेस मतलब जिनका वॉल्यूम नहीं निकाला जा सकता। एक 2D सरफेस है, तो हमको बताना है इसका मतलब कि सदिश क्षेत्रफल बताना है। इसका हमको बताना है
एरिया वेक्टर कितना होगा, एरिया वेक्टर। तो अपने परिभाषा के अनुसार, अपने परिभाषा के अनुसार आप क्या कहोगे कि मैग्नीट्यूड के बराबर, यानी कि क्षेत्रफल तो वही होगा a मल्टीप्लाई बाई ए, यानी कि a का स्क्वायर होगा। दिशा किधर होगी, दिशा, दिशा बताओ। यह एक प्लेट है, इसके लंबवत या तो आगे की ओर या तो पीछे की ओर। बात समझ में आई ना। दिशा जो होगी या तो आगे की ओर होगी, यहां पे लिख सकते हो, या तो आगे की ओर या पीछे की ओर। देखो आगे लोगे तब भी, अगर मान लो ऐसे लेते हो तब ये लंबवत होगा, पीछे अगर ले लोगे तब भी क्या होगा, लंबवत होगा। तो दिशा उसके लंबवत, सतह के लंबवत होती है। हमने क्या कहा कि समतल के लिए जो सदिश क्षेत्रफल होता है वो है, इस समतल के क्षेत्रफल तो वही होगा जो बिना, मतलब कि जो बिना दिशा वाला होता है, क्षेत्रफल तो वही होगा, ए का स्क्वायर जो भी होता है फार्मूला वो लगाओ। लेकिन दिशा हमको जानना था, दिशा क्या होता है, तल के लंबवत। तल के लंबवत आगे भी आ सकता है और तल के लंबवत पीछे भी जा सकता है। क्यों, अगर यह समतल है तो इधर भी लंबवत है 90 का बनाएगा और इधर भी 90 का बनाएगा ना, दोनों हो सकता है। तो अगर आगे की ओर लोगे तो केवल ए स्क्वायर आएगा, पीछे की ओर ले लोगे तो माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। बस वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो दिशा को देखना पड़ेगा। दिशा आपको बस यही याद करना है, सतह के लंबवत। दिशा क्या होता है, सतह के लंबवत होता है। चलिए आपको बता दूं, अगर आप क्लास 11th में वेक्टर नहीं पढ़े हो, परेशान ना होइएगा, आराम से वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, सब समझ में आ जाएगा। अब आते हैं, थोड़ा आपको दिखा दें दिशा उषा कैसे होती है। मान लो ये हमारे पास कोई 3D है, x, y और z, ठीक है। अब दिशाओं को दिखाने के लिए इनमें यहाँ पे x को i कैप से दिखाते हैं, y को j कैप से, z को k कैप से। ये इनकी दिशा को बताता है। i कैप x वाले डायरेक्शन को बताएगा, j कैप y वाले डायरेक्शन को बताएगा, k कैप z वाले डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। चलो मान लिया हमने आपसे कह दिया, लो ए, मान लो कोई सरफेस हमारे पास है, इसका नाम MNOP, जो मर्जी वो रखो, हमारा मतलब वो नहीं है कि क्या रखते हो आप। स्क्वायर है मान लो, ये अभी मान लो 2a है, ये अभी मान लो 2a है, ये अभी मान लो 2a है, ये अभी मान लो 2a है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे बनता है, ए ऐसे बनता है, ए ऐसे। देखो 3D है ना, ऐसे। इस फिगर को हम यहाँ पे ऐसे मेंशन करते हैं, इनके बीच 90 90 90, इनके बीच 90 का कोण, इनके बीच 90, इनके बीच 90। देखने पर लगता नहीं, लेकिन देखो यहाँ पे यही फिगर है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, नहीं यही 3D होता है। तो आपने देखा यहाँ पे। अब हम पूछे कि इसका बताओ वेक्टर एरिया क्या होगा, वेक्टर एरिया बताओ क्या होगा, तो क्या बताओगे, तो कहोगे परिमाण तो वही होगा 2a मल्टीप्लाई बाई 2a, ठीक है ना, परिमाण तो वही होगा। दिशा किधर होगी, अब दिशा को बताने के लिए देखो, या तो इधर या तो उधर। इधर वाले को क्या बोलोगे, जेड वाला इधर है। फिर आपको मैं दिखाता हूं 3 मार्करों के साथ, देखो यही है, यही पूरा फिगर है। इधर जेड आएगा, जेड को हम यहां तो बना नहीं पाएंगे इसलिए यहां बनाते हैं। तो जेड वाला क्या दिखाएगा, के कैप। अगर इधर ले लोगे इधर तो क्या आ जाएगा, के कैप, ठीक है ना। और मान लो पीछे लेते हो तो क्या आ जाएगा वेक्टर एरिया, 2a मल्टीप्लाई बाई 2a, पीछे के मतलब क्या, माइनस का के कैप, यानी कि आ जाएगा 4a स्क्वायर के कैप या माइनस 4a स्क्वायर के कैप, ठीक है ना। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग क्या, वेक्टर एरिया। क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही निकलता है। तो आपने समझा, इसको देखा। मान लो आपके पास ऐसे कोई हो, ठीक है। अगर ऐसे हमारे पास ए मान लो x है, ए y है और ए मान लो z है, इसको i कैप, इनका जो डायरेक्शन दिखाता है वो i कैप दिखाता है, इनका j कैप दिखाता है, इनका k कैप दिखाता है, ठीक है। तो
अब क्या करेंगे, मान लिया आपसे मैंने कहा कि मान लो यहां पे कोई आप गोला ले लो, गोला नहीं, हमने इसको सर्कल कहा, सर्कल गोला कर देंगे 3D हो जाएगा, 2D में चल रहा है, ठीक है ना। सर्कल का आयतन नहीं निकलता है तो इसलिए 2D कहा जाता है, 2D सरफेस है, ठीक है। अब मान लो इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इनका रेडियस है कितना, 7 सेंटीमीटर कह सकते हैं, कोई बात नहीं। अब हमने कहा आप बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर। अब देखो जरा, अब यहां पे चाहिए हमको डायरेक्शन, क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आप फिर वही 3 मार्कर ले लो आराम से, ऐसे ऐसे ऐसे। इस वाले तल में गोला रखा है, इस वाले तल में ऐसे रखा होगा ना वृत्त हमारा ऐसे, तो या तो ये हवाला होगा या तो ये हवाला उसके लंबवत, तो या तो हो जाएगा आई कैप या तो हो जाएगा पाई 7 स्क्वायर माइनस आई का कैप, ठीक है ना। तो डायरेक्शन तो आपने देख लिया कि सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन, कहीं पे भी हो कैसे भी हो। अगर हमारे पास 2D सरफेस है, और बच्चों 2D सरफेस को हम ओपन सरफेस भी बोलते हैं, इसको अपनी कॉपी पर मेंटेन करिएगा, 2D सरफेस को हम क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपने समझ लिया ये क्या होता है। चलिए अब आते हैं 3D सरफेस में। तो एरिया वेक्टर आप समझ गया ना, परिभाषा हमने लिखवा दी है, परिमाण वही रहेगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लो 3D सरफेस है, 3D सरफेस मान लो आ जाए, 3D सरफेस को हम बच्चों बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस। आप इस बात को नोटिस करिएगा, 2D को ओपन और 3D को क्लोज सरफेस कहते हैं, क्योंकि 2D ओपन होता ही है। अब ये देखो 3D वाले में मान लो ये हमारे पास कोई क्यूब है, ठीक है ना, क्यूब है, तो इसके पास कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं। कहोगे सर ये वाला 1, ये वाला ऊपर वाला 2, नीचे वाला 3 और इधर वाला 4, एक आगे वाला 5, पीछे वाला 6 सरफेस हो गया ना। अब आप कहोगे सर मान लो हम इस सरफेस की बात कर रहे हो, इस सरफेस की मान लो ये आगे वाला सरफेस है, इसकी बात कर रहे हैं, तो मान लो ए सबका मतलब कि जो साइड है वह ए ही है। तो आप कहेंगे हम जो आगे वाला सरफेस है 5वां वाला, मतलब कि जो सरफेस 5 है इसका जो एरिया होगा क्या होगा, आप कहोगे सर ए मल्टीप्लाई बाई ए होगा, ए स्क्वायर। अब बात आती है डायरेक्शन की, बात किसकी आती है, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में आप क्या पाओगे, देखो आप कहोगे सर ये तो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, 3D में जो डायरेक्शन लेंगे वो हमेशा आउटवर्ड की ओर लेंगे, यह इनवर्ड होता ही नहीं, हमेशा बाहर की ओर। डायरेक्शन जो होता है नोट करिएगा, जो डायरेक्शन DIRECTION हमेशा किधर होगा, बाहर की ओर। मान लो आपसे इस वाले सरफेस का कोई कहता है बताओ, तो एरिया तो वही होगा लेकिन जो इनका जो मतलब कि डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर होगा, ठीक है ना। इस वाले का इनका मान लो कोई कह दे तो इनका तो एरिया तो वही होगा लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर होगा। इनका कोई पूछ ले तो इनका डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है ना। तो आप इसको समझ गए होंगे। ये 3D मतलब क्या, जिनका वॉल्यूम निकल सके, जिनका निकल सके उन्हें 3D कहते हैं। और जो एरिया होता है वही वेक्टर में आता है और वॉल्यूम नहीं आता है। मान लीजिए यहां पे कोई हमारे पास सिलेंडर हो, ठीक है, इसके पास 3 सरफेस, कौन कौन से, एक पहला सरफेस, एक दूसरा सरफेस और एक कर्व वाला सरफेस जो गोला बना रहा है वो नहीं। तो इसका जो होगा डायरेक्शन वह यह होगा इसके परपेंडिकुलर, इसका वाला इसके परपेंडिकुलर और इस वाले पे इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना।
तो जिसका निकालना होगा दिशा तो आप देख ही ले रहे हो यहाँ पे क्या है। मान लो आपके पास कोई ऐसे वृत्त गोला आप ले लिया, अब गोला ले लिया मैंने, गोला, अब वृत्त नहीं अब गोला है। अब कोई पूछ दे इसका किधर होगा, तो हमेशा बाहर की ओर, हमेशा किधर, बाहर की ओर। और ये देख ही रहे हो आप, सरफेस के लंबवत हमेशा बनेगा, ये हमेशा क्या होगा, सरफेस के लंबवत बनेगा, तो हमेशा किधर होगा, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर। एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बाहर बाहर लेके, ठीक है ना। तो आपने देखा 3D में भी देख लिया, 2D में भी देख लिया। 2D क्या होता है ओपन सरफेस, 3D क्या होता है क्लोज सरफेस। आपने इतनी बातों को देखा तो बात तो समझ में आई ना। एरिया वेक्टर अब कह दोगे ना क्या होता है, एरिया वेक्टर वह सदिश राशि है जो अपने एरिया के बराबर होती है और दिशा सतह की क्या होती है, लंबवत होती है, ठीक है ना। तो आपने उसको देखा बड़े आराम से। तो ये तो चले अगले टॉपिक पे। अब एरिया वेक्टर बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर जगह वो काम करेगा। अब इस फिजिक्स वाले इस चैप्टर में तो पूरा काम करेगा, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर आपके दिमाग में अच्छे से बैठना चाहिए। तो अब चलते हैं फ्लक्स पे। फ्लक्स एरिया वेक्टर समझ गया ना क्या होता है, तो चलते हैं फ्लक्स पे बेटा। तो आप कहोगे सर इस फ्लक्स की हिंदी क्या होती है, तो फ्लक्स की हिंदी तो बच्चों हो अभी तक हमने भी नहीं देखी है, ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आगे लगा लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं होता क्या है। तो आपने लगभग जहां तक हमको उम्मीद है क्लास 10th में चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था, उसी की जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी है, कुछ है नहीं। परिभाषा लिखवा दूं तो हो जाएगा समतल के लंबवत, किसी समतल के लंबवत गुजरने वाली सभी वैद्युत बल रेखाओं को उसका वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो कि उसके अंदर से होकर गई, जो कि उसके अंदर से होकर गई हूं। हमने क्या कहा, किसी समतल के लंबवत गुजरने वाली सभी वैद्युत बल रेखाओं को उसका वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जो कि उसके अंदर से होकर गई हो। लंबवत, ध्यान दीजिएगा, लंबवत की बात कर रहे हैं, लंबवत की बात। जो वैद्युत बल रेखाएं हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, उनका फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मान लिया आपने, यह है एक समतल है, ठीक है, यह एक समतल है। मान लो यहां से वैद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। अरे भाई, अब मान लो ये समतल है, अब यहां से बल रेखाएं जा रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप कहोगे फ्लक्स बताओ कितना, इस समतल पर फ्लक्स कितना है, तो हम कहेंगे बताओ इस समतल के लंबवत, इस समतल के लंबवत कितनी रेखाएं गई हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो कितनी गई हैं, तो कहोगे सर 3 गई हैं, तीनों लंबवत हैं। ध्यान दीजिए, तीनों लंबवत हैं। इन दोनों की बात बिल्कुल ना करिएगा, ये तो इसके बाहर है, इसके अंदर जाना चाहिए, लंबवत जाना चाहिए, इसी को हम कहेंगे फ्लक्स। यहाँ पे इस समतल पर कितने फ्लक्स गुजर रहे हैं, 3 कहेंगे। और फ्लक्स का साइन होता है फाई, क्या होता है, 0 को बना के एक ऐसे पाई बना देंगे, ये बन जाएगा फाई, और यहाँ पे ई, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया। चलिए मान लीजिए, आप मान लीजिए यहां पे ऐसे है कुछ ए, मान लो हमारे पास सरफेस है कोई, इसके लंबवत मान लो ऐसे कुछ लाइनें गुजर रही है।
यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अब बता सकते हो सब लंबवत हैं स्टूडेंट, सब लंबवत है, ध्यान दीजिए, सब परपेंडिकुलर है। बताओ कि फाई का मान कितना होगा, बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 5 हो गया। नहीं, प्लस यहां पे इनसे ज्यादा हो गया। अब अगर हम कह दें, मान लो ये अभी ए था, सब ए था, ये अभी उसी साइड, मतलब उसी लेंथ का ये भी साइड है, ठीक है ना। तो देख रहे हो ना, सेम एरिया में, सेम एरिया में एक जगह फ्लक्स 3 बन रहा है, एक जगह 5 बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हो इससे, इससे क्या आप समझ रहे हो कि फ्लक्स जितना ज्यादा होगा, फ्लक्स जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। फ्लक्स ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। समझ गया ना। यानी कि हम कह सकते हैं, और आपको हमने शुरुआत वाले लेक्चर में बताया भी था इसके, कि देखो जहां पे लाइन ज्यादा रहेंगे वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का घनत्व ज्यादा होगा, वहां पे वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, काफी मजबूती के साथ रहेगा। तो यहां से हमको एक बात मिल गई कि जो फ्लक्स है वह डिपेंड करता है किस पर, हमारा फ्लक्स बताओ किस पर डिपेंड करता है। फ्लक्स इज डिपेंड्स ऑन, जो फ्लक्स है वह डिपेंड किस पर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और लाइंस को एक अच्छे लहजे में कहा जाए तो क्या बोलेंगे इसको, इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। और डेंसिटी को एक अच्छे लहजे में बोला जाए तो क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सीधे सीधे बात की जाए, जब तीव्रता ज्यादा होगी तो तीव्रता ज्यादा क्यों होगी, अरे भाई वैद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि वहां पे जो लाइंस हैं उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। और डेंसिटी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि लाइंस ज्यादा होंगे, लाइन ज्यादा होंगे तब फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब इनको सीधे लहजे में लिखेंगे कि जो फ्लक्स है प्रोपोर्शनल होता है किसके, जो फ्लक्स है वह प्रोपोर्शनल किसके है, ई के, यह क्या है, इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, इंटेंसिटी कम होगी तो फ्लक्स कम होगा। लाइन्स ज्यादा होंगे तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, लाइन्स कम होंगे तो फ्लक्स भी कम होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कि देख रहे हो ना, लाइन्स कम है तो फ्लक्स भी कम है, लाइन्स ज्यादा है तो फ्लक्स भी ज्यादा है, ठीक है। अब मान लो एरिया को बढ़ा दिया जाए, मान लो हम कहते हैं एरिया को बढ़ा दो, तो एरिया को बढ़ाओगे तब देखोगे फ्लक्स और बढ़ गया, नहीं। अब यहां पे अब एरिया बढ़ा दिया तो बताओ फ्लक्स कितना हो गया, आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, लो अब और ज्यादा हो गया। एरिया पर भी डिपेंड करता है, यानी कि हम बोलेंगे जो फ्लक्स है वह एरिया पर भी डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है एरिया के भी। एरिया बढ़ा दोगे तो लाइन बढ़ नहीं जाएंगे, ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, जगह ज्यादा हो जाएगा। तो आपने इन तीनों चीजों को समझा, ये सब परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिए सब परपेंडिकुलर है, ये सभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये सब परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, इनको इरेज करना पड़ेगा, इरेज करते हैं कि जो फ्लक्स है वह डिपेंड करता है किस पर, एक तो इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर, और जो फ्लक्स है वह डिपेंड किस पर करता है, एरिया पर भी। देखो जरा, जो फ्लक्स है यह अरे इंटेंसिटी पर भी डिपेंड कर रहा है, और जो फ्लक्स है एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, समझ गया ना। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वह वेक्टर E इंटू वेक्टर A के बराबर होगा, वेक्टर E इंटू वेक्टर A के क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों को मिलाने पर कोई कांस्टेंट नहीं रखेंगे, यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं। तो आपने ये देख लिया ना कि किसी भी जो प्लेन पर गुजरने वाला फ्लक्स होता है
किसी प्लेन पर जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है वह उसके इंटेंसिटी वह उसके वेक्टर एरिया के गुणनफल के बराबर होता है। अब गुणनफल कहना यहां पे उचित नहीं होगा, क्योंकि अब देखो जरा कमाल की बात यहां पे ऐसे है, मान लो ये कोई सरफेस है, ये मान लो कोई सरफेस है, ठीक है। अब हमने कहा मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हो, ये लाइन ऐसे जा रही हो, तो इसका एरिया मान लो ऐसे परिणाम लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि ये जो है कुछ ऐसे है, अब बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा। ये हमारा लाइन हो गया और हमने कहा कि बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा। अब तब क्या करोगे, तो कहोगे सर एक ही गुजर रहा है, एक ही गुजर रहा है, तो गड़बड़ है। एक ही नहीं, इसको नहीं कहेंगे, देखो परिभाषा, लंबवत जो गुजर रहा है, और सरफेस का लंबवत तो इधर है ना, सरफेस तो इधर है ना, इधर जाना चाहिए तो तब एक कह लेते, लेकिन ये तिरछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपने देखा यहां पे कि ये तिरछा जा रहा है, तो हमने कहा कि पहले आप इनका वेक्टर एरिया निकालो, वेक्टर एरिया निकालो। वेक्टर एरिया कहोगे सर ऐसे ही होगा, क्यों, वेक्टर मतलब कि सरफेस के परपेंडिकुलर यही तो होगा, इधर वाला वेक्टर एरिया हो गया। अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। ये है वेक्टर एरिया का दिशा, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन, ठीक है। और आप देख रहे हो ई अब तिरछा जा रहा है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, दो कंपोनेंट, एक कहोगे सर इधर बनेगा और एक इधर बन रहा है। थीटा की ओर जो कंपोनेंट बनता है वह कहोगे सर ई कॉस थीटा होगा, यानी कि लंबवत जो जाएगी इंटेंसिटी वह ई कॉस थीटा जाएगी, और जो इधर आएगी नीचे की ओर ई साइन थीटा आएगी। अब बताओ आप किधर वाला लोगे, इसको लोगे किसको लोगे, तो सरफेस के लंबवत कौन जा रहा है, ए वाला जा रहा है, ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो क्या कहना पड़ेगा, जो फाई ई होगा ना वह क्या होगा, देखो ई जो लंबवत गुजर रहा है यानी कि वेक्टर ई इंटू और कॉस थीटा हो जाएगा इंटू वेक्टर ए, और यहां पे क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई वेक्टर ए कॉस थीटा, हो गया ना। अब कॉस थीटा को गायब करने के लिए हम क्या कहेंगे, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई, यहां पे लगा देंगे डॉट प्रोडक्ट, इसीलिए हम वहां पे कुछ बोल नहीं रहे थे, यहां पे डॉट लग जाएगा तो कॉस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और डॉट प्रोडक्ट लगने का मतलब क्या है, डॉट लगने का मतलब है कि जो यह है ना एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि एक अदिश राशि है। डाट लगा है ना, डाट प्रोडक्ट लगने का मतलब ही क्या है, अदिश राशि है। डाट क्यों लगा, क्योंकि देख रहे हैं कि काश दे रहे हैं, काश को कॉस थीटा जब दे रहे हैं तो डाट ही लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि जो फ्लक्स का फार्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, और डाट लग गया तो आप कहोगे वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए कॉस थीटा, और वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, यानी कि जो थीटा है वह ई और ए के बीच का कोण है। वेक्टर एरिया और ए जो आपके लाइंस हैं इनके बीच का एंगल है थीटा, बार बार यही बात हम कह रहे हैं। तो आपने देखा, आपने क्या देखा कि जो फ्लक्स होता है किसी समतल के लंबवत गुजरने वाली सभी वैद्युत बल रेखाओं को उसका वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जो कि उसके अंदर होकर के गई हों, लंबवत गुजरने वाली लंबवत। तो हमने इनकी सहायता से एक फार्मूला निकाला, फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, निकाला ना। लेकिन अभी हमने कहा मान लो कोई तिरछा गया हो तब, इस सरफेस से थीटा कोण पे बना के गया हो तब क्या होगा, ये तो वो लंबवत नहीं गया है, तब फ्लक्स का मान बताओ, तब हम फंस जाते वहां पे। इसलिए हमने इसका कंपोनेंट निकाला
कंपोनेंट में दो लोग आए, साइन वाला भी आया, काश वाला। साइन हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये सतह के लंबवत नहीं है, और लंबवत हमको चाहिए, लंबवत ही वाला है, तो इनका वाला और डाट इनका वाला प्रोडक्ट लगाना है तो लगा दिया। असली फार्मूला हमारा यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। आप इसको लर्न कर लीजिएगा। डाट प्रोडक्ट होता है और जो थीटा होता है वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का क्या होता है? एंगल होता है। तो ये हो गया फ्लक्स हमारा। अब फ्लक्स हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि कितना होगा, कहीं का भी फ्लक्स क्या होगा। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा इनको इरेज करते हैं। अब कहोगी सर यानी कि जो फ्लक्स है वह तीन चीजों पर डिपेंड करा नहीं। एक तो डिपेंड किया ई पर, एक तो डिपेंड किया ए पर, और एक डिपेंड किया किस पर? थीटा पर भी डिपेंड करने लगा। इसका प्रैक्टिकल देखना चाहोगे? प्रैक्टिकल मान लो देख लेते हैं क्या करना है। मान लो आपके पास एक कार्ड शीट है, ठीक है ना। आपने इसमें होल किया है, छेद किया है। तो अगर कार्ड शीट है तो हमने इसको यहाँ पे मान लो एक प्रकाश दिया, यहां से कोई बैटरी जलाई, तो अगर सीधा जलाओगे तो यहां से बहुत ज्यादा किरणें जाएंगी, नहीं जाएंगी। लेकिन अगर हमने कहा कार्ड शीट को तिरछा कर दो, अब जलाओ लाइट, तो क्या अभी उतनी किरणें जाएंगी? नहीं जाएंगी ना। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज हो गया। अब किरणें क्या हो गई? उनसे कम हो गई। एंगल चेंज हुआ तो किरणें क्या हो गई? कम हो गई। तो आपने बात को समझा ना। हमने क्या कहा कि एंगल पर भी डिपेंड करता है। यह क्या है? एक लाइन सी तो है। तो आपने देख लिया कि फाई ई जो फ्लक्स होता है वह वेक्टर ई डाट वेक्टर ए। अब डाट का मतलब काश थीटा आगे लग ही जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो मान लेते हैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं जहां बच्चे गलतियां करते हैं, ऐसा क्वेश्चन टेकअप करते हैं। मान लो कोई सरफेस है, इस सरफेस है हमारा, ठीक है ना, और यहां से लाइंस गुजर रहे हैं, ठीक है, लाइंस है। अब हम लाइंस की गणना नहीं करेंगे, अब इसका मान रखेंगे, सीधे इसको रखेंगे। लाइंस तो आपको पढ़ाने के लिए था, अब यहां पे सीधे हम यही रखेंगे। अब मैंने पूछा बताओ फ्लक्स क्या होगा, और ये हमने दे दिया आपको, ये मान लो हमने आपको दे दिया 60 डिग्री मान लो दे दिया, और हमने कहा कि बताओ फ्लक्स क्या होगा। तो आप कहोगे सर फाई ई इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई, यानी कि वेक्टर है ई ए कॉस थीटा। आप कहोगे ई तो ई है, ई तो ई है। अब इन रेखाओं को मत गिनना होना, ठीक है ना, वो आपको मान वहां पे दिया रहेगा। एक हम ई है तो ई रख लेते हैं, ई, और एरिया मान लो इसका ए है तो ए ही मान लिया। कॉस थीटा, थीटा क्या 60 रख दें? क्या थीटा का मान 60 रखना सही रहेगा? नहीं ना, मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो थीटा है ना वह है वेक्टर एरिया, वेक्टर एरिया यानी कि इस सतह के लंबवत ये होगा, और इनके बीच का कोण, इस लाइन के बीच का कोण है। तो ये बताओ ये पूरा अगर 90 है, ये 60 से कितना हो गया 30 डिग्री। तो यहां पे आप क्या रखोगे 30 डिग्री, इसका मान क्या आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए काश 30 अंश आ जाएगा। तो यहां पे बच्चे एंगल गलती करते हैं, तो आपको हमने बताया ना एंगल जो होता है वह हमेशा इस ई और इस वेक्टर एरिया के बीच का होता है। तो आपने एंगल रखना देख लिया ना यहां पे। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो चलिए कुछ नॉर्मल क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, और यहां से मान लो एक ई जा रहा है, ऐसे लाइंस गुजर रहे हैं, इंटेंसिटी ई है जिनकी, और हमने कहा जो ए है इनका साइड है वह मान लो ए है, ठीक है। तो अब हमने कहा कि आप बताओ फाई ई का मान कितना होगा, पूछ रहा है फाई ई का मान कितना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है फाई ई इज इक्वल टू
वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, डॉट का मतलब क्या, वेक्टर ई वेक्टर ए कॉस थीटा। वेक्टर ई का मान तो ई है, एरिया का मान बताओ जरा, आप कहोगे ए गुड़े ए गुड़े हो गया ना, और कॉस थीटा, थीटा का मान बताना है। थीटा कहां कहां के बीच का कोण है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर वेक्टर एरिया है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब कहोगे सर 2D में आपने बताया आगे पीछे दोनों होता है, तो एक बात और नोट कर लीजिएगा कि 2D में जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तो वेक्टर एरिया को वेक्टर ई की ओर ही मान के चलेंगे, वेक्टर एरिया को वेक्टर ई की ओर ही मान के चलेंगे। तो बताओ इधर ए है इधर ए है, तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री, कहां 0 का मान 1 होता है, ई ए स्क्वायर। तो आपको लग रहा है कि हमने फाई का मात्रक अभी तक नहीं निकाला, तो यूनिट निकाल लेते हैं इनका, क्या हो जाएगा, ई मतलब इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम, इंटेंसिटी मतलब यही तो होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इनका यूनिट, क्योंकि ई का होता है क्या न्यूटन पर कूलम होता है, और ए का क्या होता है एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनका यूनिट हो जाता है। तो यूनिट पता चल गया आपको, एक क्वेश्चन आपने लगा लिया। मान लो आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिया रहे, ये मान लो कोई प्लेन सरफेस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, ठीक है ना, आप बताओ ये मान लो ए बी है, ठीक है, और हमने कहा बताओ फाई का मान कितना होगा, तो फिर आपने कहोगे कि फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, डॉट हटाओगे तो कॉस थीटा लग जाएगा, वेक्टर ई का मान ई ही मान लेते हैं, ई है, ए का मान एरिया यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, ए गुणे बी कॉस थीटा। अब बताओ जरा कॉस थीटा यहां पे कितना है, यानी कि वेक्टर एरिया और इनके बीच का एंगल कितना है। अब देखो ये सरफेस ऐसे रखा है, ऐसे गुजर रहे हैं लोग, जो लाइंस हैं ऐसे गुजर रहे हैं, ठीक है ना, और ये इधर बनेगा, एरिया का एंगल इधर बनेगा, और ये इधर बताओ कितना बना, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री ना, तो कहोगे cos 90 डिग्री, cos 90 का मान 0 पूरा 0। वैसे भी आपको लग रहा है कि यहां से ये खाली छू के जा रहे हैं, अंदर अंदर थोड़ी जा रहे हैं, और फ्लश मतलब क्या अंदर से होकर के जाना, तो छू के जा रहे हैं बच्चों, तो वहां पे कुछ नहीं होने वाला इनका, ये 0 आएंगे। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास कोई वृत्त हो, ये मान लो रेडियस आपका मान लो m हो, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लो ऐसे गया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान नहीं रखेंगे अभी, और आपका मैंने पूछा कि बताओ फाई का मान कितना होगा, ठीक है ना, मैंने पूछा फाई का मान कितना होगा, और आपको ए दे दिया मैंने 60 डिग्री मान लो, ठीक है, तो आप कहोगे सर फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हमने पढ़ रखा है, और ई क्या है, ई तो अब यहां पे अब देखना पड़ेगा ना, ई कॉस थीटा, तो ई तो मान लो ई है, और ए तो मान लो ए क्या होगा पाई आर का स्क्वायर, पाई एम का स्क्वायर कॉस थीटा का मान रखना पड़ेगा। अब आपको थीटा का मान कैसे रखेंगे, तो ये वृत्त है, इसके भी दिशाएं होंगी एरिया के लिए, क्योंकि हम जानते हैं जो थीटा होता है ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल, ई तो हो गया, और अब बताओ वेक्टर ए या तो इधर जाएगा या तो इधर आएगा, नहीं तो बताओ इनके बीच का कोण कितना हुआ 30 डिग्री हुआ ना, यहाँ पे क्या रख देंगे 30 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको यहीं पे छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है कि कैसे हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, और सारे काम कहां पे हो रहे हैं ये अभी जान लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है सारा काम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक समान वैद्युत क्षेत्र में सारा काम हो रहा है, यह नहीं कि कहीं पे 8 कहीं पे 5, सब एक समान चल रहा है, ये सब कि सब जगह 4 है तो सब जगह 4 ही है, ऐसे जगह पढ़ रहे हो, सारे सरफेस प्लेन है, अभी सब प्लेन पढ़ रहे हो,
तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। इनको इरेज करें, ऐसे आप निकाल लीजिएगा। एंगल बस आपको ध्यान देना है। मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसे हो, ए कोई 3D हमने बना दिया आपके लिए, और ये अक्ष है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने मान लो आपने एक क्यूब रख दिया, यहाँ पे हमने एक क्यूब रख दिया है ऐसे, ठीक है। और यहां से लाइंस गुजर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है यहां गुजर रहे हैं, ठीक है ना। क्यूब है तो सबका मान लो साइड ए है। हमने कहा बताओ कि प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें तथा नेट फ्लक्स भी बताएं। ठीक है, प्रत्येक पृष्ठ आप देख रहे हो कि हमारे पास एक क्यूब है, इसके कितने पृष्ठ होते हैं? 6। ये पहला, इधर वाला दूसरा, ऊपर का तीसरा, नीचे का चौथा, आगे वाला 5वां और पीछे वाला 6वां। 6 पृष्ठ है। 6 पृष्ठ का आपको निकालना है। तो पहले वाला पृष्ठ का निकालते हैं। आपको फार्मूला पता है, ई ए कॉस थीटा। ई का मान इधर है, ई तो हो गया यही, और एरिया का मान, इस वाले पृष्ठ का एरिया कितना? आप कहोगे सर ए का स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाई ए, और कॉस थीटा, थीटा का मान। अब की बार बताओ जरा थीटा का मान कितना होगा? तो कहोगे सर ये पृष्ठ है, इसका मतलब कि इसका एरिया का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा ना। याद रखिएगा ये 3D है, और 3D के अंदर नहीं कोई दिशा बनती है, बाहर की ओर। अब ये इधर हो गया वेक्टर एरिया, और ई का मान इधर हो गया, इनके बीच एंगल 180 हो गया, ठीक है ना। तो आप क्या देख रहे हो? 180 का मान -1 होता है, माइनस ई ए का स्क्वायर, पहले वाले पृष्ठ का। दूसरे वाले पृष्ठ पर आइए, दूसरे पृष्ठ का क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। ई का मान तो ई ही है, ए का मान ए स्क्वायर, ये वाला पृष्ठ। थीटा का मान बाहर की ओर, ये क्या हो जाएगा? एरिया वाला भी, और इधर ई भी है। थीटा का मान 0 डिग्री, यानी कि ई ए का स्क्वायर। फाई 3 का मान ई ए कॉस थीटा। तो आपको बता दूं मैं, फाई 3 में थीटा ऊपर की ओर जाएगा, इनका वाला वेक्टर एरिया वाला जो दिशा जाएगा ऊपर की ओर जाएगा, और इधर है 90 डिग्री, और cos 90 का मान 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। फाई 4 का मान पूछा जाए, 4 वाला है, नीचे वाला, इनका भी नीचे बनेगा डायरेक्शन एरिया वाला, और ई तो इधर जा रहा है, यह भी 0 हो जाएगा। फाई 5 का मान आ जाओ, 5 का मान मतलब क्या? पीछे वाला, और पीछे वाला इधर और इधर ई जा रहा है, देख रहे हो ना। एंगल कितना बन गया? पीछे वाला इधर, इधर ई जा, देखो ध्यान दीजिएगा, ये पीछे जा रहा है, पीछे और इधर जा रहा है, एंगल कितना? 90 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा? 0। फाई 6 का मान कितना हो जाएगा? यानी कि आगे वाला। अब की बार ये आगे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, डिग्री कितना हुआ? 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा 0। सभी पृष्ठों का हमने निकाल लिया। और अगर हम कहें स्टूडेंट कि नेट बताओ, नेट, तो सभी पृष्ठों का जोड़ लो, इनका ये सब 0 है ही, तो जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स यही होगा, ई ए का स्क्वायर और इनका वाला माइनस ई ए का स्क्वायर, 0 हो जाएगा। तो 3D का नेट फ्लक्स अक्सर 0 ही होता है। कब? जब किसी चीज पर कोई वैल्यू डिपेंड ना करती हो। जब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे 3D वाले, तो जो नेट फ्लक्स आएगा वो 0 ही आएगा। आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन केवल। लेकिन अगर कोई वैल्यू किसी चीज पर डिपेंड कर रही है तो नेट 0 नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आप इस टाइप का लगा लोगे, बार बार लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है इनमें? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप ध्यान देना कि रेखाओं की संख्या गिन के मत लिख देना। ई का मान मिलेगा आपको 40 न्यूटन पर कूलाम, तो 400 न्यूटन पर कूलाम आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो आप इससे परेशान बिल्कुल ना होइएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे कि उस क्वेश्चन की सहायता से
हम गॉस लॉ की नींव रखेंगे, गॉस के प्रमेय की नींव रखेंगे कि गॉस क्या कहता है। और ये हमारा आज का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया न्यूमेरिकल होगा। इसकी सहायता से हम गॉस लॉ तक पहुंचेंगे। आपको मैं पहले बता दूं कि गॉस लॉ केवल क्लोज्ड सरफेस पर काम करता है। किस पर काम करता है? क्लोज सरफेस पर। तो हम आपके लिए यहां पे लेंगे क्लोज सरफेस लेंगे। यहां पे मान लो क्वेश्चन हम यहां पे ऐसे लिखने जा रहे हैं। मान लो ये आपका कोई स्फीयर हो, या कोई स्फीयर यानी कि गोला हो, ठीक है ना। यहां पे सेंटर इसका हो, इस पर मान लो प्लस क्यू चार्ज रखा हो, प्लस क्यू चार्ज रखा हो, और इसका मान लो रेडियस आर हो। तो हम कहें कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से बताओ गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर, गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। प्लस क्यू चार्ज की वजह से गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। चलिए समझने का प्रयास करिए। ये प्लस क्यू चार्ज है, इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इनसे अवे बनता है, इनसे अवे बनता है, इनसे दूरी पर बनता है। आपने पहला वाला देखा था लेक्चर। तो ए हो गया आपका क्या, ई का दिशा हो गया। एक जरूरी थोड़ी है कि इधर जाएंगे, इधर भी निकलेगा कोई, कोई इधर भी निकलेगा, नहीं कोई इधर भी निकलेगा। ऐसे समान डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे निकलेंगे सब लोग, कोई इधर निकलेगा, कोई इधर निकलेगा, प्लस इसे अवे और जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। और ये पॉइंट अगर मैं कहूं इस पॉइंट पर कितना होगा इंटेंसिटी, तो आपने पढ़ा फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4πε0। यह चार्ज और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, यह आपने पढ़ा है। इस वाले पॉइंट पर यही होगा, नहीं तो आप कह सकते हो कि सर तो हमने निकाल लिया, और हमने क्या पूछा आपसे, प्लस क्यू चार्ज की वजह से गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर नेट फ्लक्स बताना है। तो आप कहोगे फ्लक्स का फार्मूला सर होता है फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यही होता है ना। तो इसको कैसे करना होगा, अब तो कहोगे सर ये कैसे होगा। तो आपको मैं बता दूं कि आप इसको ऐसे लिखते हो, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। यहां तक तो आपको पता है। लेकिन अब कहोगे सर अब एक बात और आपको याद दिला दूं, अभी पिछले वाले न्यूमेरिकल में हमने एक क्यूब लिया था, इस क्यूब का हमने निकाला था टोटल फ्लक्स निकाला था ना। तो किस प्रकार निकाला था अगर आपको लर्न है तो, पहला वाला सरफेस, दूसरा वाला सरफेस, तीसरा वाला सरफेस, चौथा वाला, पांचवा और छठा वाला, सबका अलग अलग निकाल के ऐड किया गया था, तब निकाला गया था। अब ठीक उसी प्रकार यहां पे एक काम करना पड़ेगा हमको कि ऐसे हम बच्चों छोटे छोटे पॉइंट को कंसीडर करेंगे, छोटा छोटा पॉइंट लेंगे और हर एक पॉइंट का फ्लक्स निकालेंगे, हर एक पॉइंट का फ्लक्स निकालेंगे और लाके ऐड कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो यह जो फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं यह बनने जा रहा है यूनिफॉर्म के लिए भी और अनयूनिफॉर्म के लिए भी। यानी कि चाहे वैद्युत क्षेत्र एक समान हो चाहे एक समान ना हो, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही बनने जा रहा है। इस फार्मूले को अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन, खाली यही एक बड़ा सा फार्मूला है हमारे पास कि इससे सब कुछ निकल जाएगा। आपको छोटे छोटे जो पीछे हमने पढ़ाए हैं वो नहीं याद करना पड़ेगा। तो देखिए जरा, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो बताओ कि इस पॉइंट का एरिया बहुत छोटा सा होगा, डीए, छोटा सा यानी कि डीए कहते हो उसको, आपको पता है छोटा सा एरिया डीए। और छोटे से पॉइंट पर
इनकी वजह से छोटा सा फ्लक्स बनेगा, बहुत छोटा सा, तो उसे कहोगे सर डी फाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा E इंटू, और एरिया क्या है डी, और इनके बीच का एंगल तो जान ही रहे हो, इधर E है इधर A है। ए भाई 90 बनने का, या अभी दोनों एक ही हो रहा है तो 0 बनेगा, 0 डिग्री, एक आएगा उसका मान, काश 0 लिख सकते हो, यानी कि डी फाइव इज इक्वल टू ई इंटू डी। इसी प्रकार इस पॉइंट का निकालोगे, जो कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड होके गया है, इस पॉइंट का सब पॉइंट का इसे निकलेगा, फिर कहोगे अगले पॉइंट का डी फाइव ई इंटू डी, अगले पॉइंट का डी फाइव ई इंटू डी, ऐसे सबका निकल जाएगा। सबका निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सबका निकाल लिया, ऐसे सबका निकलेगा, अब ला के लास्ट में ऐड कर देंगे। ऐड मतलब क्या, लग जाएगा इंटीग्रेशन डी फाइव, मतलब ये क्या डी फाइव प्लस डी फाइव प्लस डी फाइव प्लस डी फाइव प्लस डी फाइव टोटल, यानी कि हम टोटल निकाल चुके हो। इनको भी ऐड करना पड़ेगा। आप ऐड करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी, ठीक है ना। देखा, आराम से हमने निकाल लिया। लास्ट फार्मूला आपका फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। अब एंगल के ऊपर है कितना एंगल है, आगे काश थीटा लगा सकते हो, काश थीटा लगा लो। अब आपकी मर्जी की कहाँ पे एंगल कितना है आपको तो जानना पड़ेगा ना। यहाँ पे तब सब कुछ समान था तो कोई बात हमने करी नहीं। तो आपने ये देखा। अब अगर मान लो कोई सरफेस ऐसा हो टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खाबड़, तो आप कहोगे हो सकता है ई कहीं पे ज्यादा हो कहीं पे ई कम हो। क्यों ई क्यों कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इससे दूरी हर जगह बराबर थोड़ी है, और ई का मान दूरी पर डिपेंड करता है, ई का मान दूरी पर डिपेंड करता है ना। तो अगर ऐसा सरफेस आ गया तो वहां पे ई जो होगा वेरिएबल होगा, ई परिवर्तनशील होगा, और ई परिवर्तनशील होगा तो समाकलन के अंदर ही काम करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन आएगा तो आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि ऐसे ही होता है। चलो अब एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे इस वाले सरफेस के लिए अगर ये वाला सरफेस लिया जाए, हालांकि इस वाले पे तो ई का मान चेंज हो रहा था और डीए तो डीए बार बार करना है, छोटा छोटा हर बार लेना है। लेकिन इसमें देखो यहाँ पे कहीं ऊबड़ खाबड़ नहीं है, यह दूरी हर जगह समान है, यह दूरी हर जगह क्या है, समान है। यानी कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कहीं ई का मान बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ई कांस्टेंट है। अगर ई कांस्टेंट है तो हम कहेंगे जो फाई ई आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, ए हो जाएगा आपका, ई कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे डी, बस ए फार्मूला हो जाएगा। समझ रहे हो ना। ई क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं बच्चों तो आप कहोगे फाई ई, और ई का मान आपको यहाँ पे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर है ना। और अगर हम कहें कि डीए इंटीग्रेशन लगा है तो डीए टोटल का बताओ कितना एरिया होगा, गोले का बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहोगे सर 4 पाई आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो आप क्या पाओगे, मैं यहां पे लिखता हूं फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही बेटा हमारी गॉस का लॉ है, यही गॉस साहब ने कहा था। हमने आज इसकी नींव आपके सामने रख दी। यही गॉस लॉ ने कहा था कि क्या, जो किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर क्यू आवेश रखा है तो उससे जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वह क्यू इनसाइड, यानी कि जो अंदर रखा है अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यह तो आप बड़े अच्छे समझ गए हो। और अभी आपको एक बार और बता दूं, ये तो गॉस लॉ का हो गया, नॉर्मली जो हम पीछे पढ़ रहे थे। अगर यही काम, यही जो ई है ना, यही जो ई है, अगर मान लो ओपन सरफेस में होता, ओपन सरफेस में, और एक गॉस लॉ केवल क्लोज में काम करना है, ठीक है ना, क्लोज में काम करेगा। ओपन सरफेस यानी कि 2D, तो फाई ई का मान जो होता ना ऐसे होता, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, यहां पे ई इंटू डी लगा देते। और अगर यही हम करते क्लोज में
तो इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस ई इंटू डी, लेकिन यह 2D है तो ओपन सरफेस, यह 3D है तो यह क्या है, क्लोज्ड सरफेस। और क्लोज की पहचान क्या है, यहां पे घेरा लगा देते हैं, बस एक क्लोज की गणना करेगा, यहां से बनेगा गॉस लॉ, और यह ओपन का है पिछला वाला जो भी पढ़ा रहे थे। तो आपने देखा ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर यहां से मिल जाएगा फटाक से, यहां से हमारा आंसर मिल नहीं जाएगा। और आंसर देखो तो वास्तव में यही आया है, यही ना आया है। और यहीं से हमारा शुरू क्या होता है, गॉस लॉ, यहीं से शुरू होता है गॉस का थ्योरम, ठीक है ना। अब इतने बड़े चार्ज पर काम कर रहा है ये, अब मतलब कि गॉस का थ्योरम जो है ना, अभी आपको मिलेगा आगे, इसके एप्लीकेशन मिलेंगे, तो इस पे बात हम अगले टॉपिक पे ही करना चाहेंगे, अगले वीडियो में करना चाहेंगे, ताकि आपको कहीं से परेशानी ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से समझा होगा। अब इसके न्यूमेरिकल को हम अगले वीडियो में देखेंगे, और जो भी आपको हमने छोटी छोटी बातें बताई उसको आप जरूर नोट करिएगा, और कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप कहीं पे भेजिए, आप उसको हम दूर करेंगे। और आप एक बार जरूर इनको रिवाइज करिएगा, और जो भी बात कहीं छूटी होगी उसको हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल में पूरा कर देंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।